हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेकंड चैप्टर। अपन ना सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है, 10 वीडियोस थी समथिंग। अब ये जो लास्ट वीडियो सेकंड चैप्टर की ये है क्वेश्चन पे चर्चा, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में करी थी। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, क्या दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज बता दो, पार्टनरशिप के एडवांटेज बता दो, एचयूएफ के फीचर्स बता दो, या कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन पूरी स्टेप बता दो। ठीक है, वो डायरेक्ट बोल देंगे ये करना है आपको बस। फिर सेकंड क्या है, वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब वो आपको घुमा के पूछेंगे, है ना, केस स्टडी देंगे या फिर कुछ घुमा के पूछेंगे। वो एक सेंटेंस देंगे कि यार ये सही है कि नहीं, इस पे कमेंट करो। ये सब कहीं में आ जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। अब अपन अगर देखते हैं फर्स्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में इसमें मतलब अगर एमसीक्यू पढ़ोगे तो बहुत इजी इजी एमसीक्यूज है, ज्यादा टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर रहता है कि पार्टनर है तो अगर कोई पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो वो कौन सा पार्टनर हो गया? स्लीपिंग पार्टनर, है ना। तो इसमें ये मेनली एमसीक्यू में आएगा ना, तो ऐसे ही पूछेंगे वो कि ये पार्टनर है, ये है। फिर वो पूछेंगे क्या एचयूएफ में जो वो होती है, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, या फिर कौन से मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर और क्या है, वो पूछेंगे कंपनी में कितने परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो वो क्या 90%। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हिसाब से अपने एक दो जो अच्छे हैं वो क्या है कि यार अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्सपांड होना है, मतलब अपने आप को बड़ा करना है, तो वो कैसे कर सकता है। तो उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि वो किसी एक एम्प्लॉय को हायर कर ले, मतलब किसी एक एम्प्लॉय को हायर कर ले जो वो काम संभालेगा और जो बढ़ रहा है उसको। और सेकंड क्या है कि वो किसी पार्टनर को ले ले। पार्टनर को लेगा तो क्या होगा, क्या उसके अब शेयर भी हो जाएगी, रिस्क को काम करने वाला एक आदमी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका दो ऑप्शन रहते हैं कि एक एम्प्लॉय को लिया तो उसमें क्या उसकी जो प्रॉफिट है वो उसका ही रहेगा पूरा, सिर्फ उसको एक सैलरी देनी पड़ेगी नए उसको एम्प्लॉय को। तो पार्टनर के केस में क्या होगा कि आप वो कैपिटल भी ले आएगा और रिस्क भी शेयर कर देगा, पर प्रॉफिट भी आपको शेयर करना पड़ेगा। ये दो दो ऑप्शन थे उसके पास, किसके पास? सोल प्रोप्राइटर के पास। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या, गिव एनी टू प्रिविलेजेस गिव एनी टू प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी को दो क्या फायदे हैं जो पब्लिक कंपनी को नहीं है। फर्स्ट क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको वो अपना बिजनेस कब चालू कर सकती है, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब वो अपना बिजनेस चालू कर सकती है। उसको वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज और बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली स्टेज में नहीं जाना पड़ता है, बस उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला और बिजनेस चालू कर सकती है। पब्लिक कंपनी को क्या है, वो करने का कैपिटल सब्सक्रिप्शन सबसे वो लेना पड़ता है, फिर बिजनेस वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो लेना पड़ता है, उसके बाद पब्लिक कंपनी बिजनेस चालू कर सकती है। ठीक है। और सेकंड क्या है, क्या पब्लिक कंपनी को एक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ता है। तो प्राइवेट कंपनी को वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। ये अपन ने उस टाइम भी पढ़ा था जब अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। ठीक है, तो ये दो प्रिविलेजेस है। एक तो क्या है कि वो जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है बिजनेस चालू कर सकता है, और सेकंड इसको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्राइवेट कंपनी कैन अलॉटमेंट ऑफ शेयर बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो भी वो क्या चालू कर सकते हैं बिजनेस। तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल वो था अपना, क्या पढ़ा, कैपिटल स्टेज जो थी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वो काई के लिए, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। और जो 90% वाला रूल है ना, वो भी सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। प्राइवेट कंपनी को तो अगर जितना भी अगर वो कर रही है, एक तो पब्लिक में इशू ही नहीं कर सकती शेयर, तो वो तो बात ही नहीं आती कि आपने पब्लिक में 1 लाख रुपए करे, उन्होंने 80,000 या 70,000 ये वो करे हैं, सब्सक्राइब करें, तो वो बात आती नहीं है। इसमें क्या प्राइवेट ये 5-10 जने ही है, वो पहले से ही डिसाइड रहते हैं, तो इसमें वो 90% वाला क्लॉज लगता ही नहीं। 90% वाला क्लॉज कहीं पे लगता है? पब्लिक कंपनी के ऊपर। फिर हाउ मेनी सिग्नेटरीज, एमओए को अपन ने देखा था जब एमओए बना था, क्या फिक्स सिग्नेचरीज की सिग्नेचरीज आप फिक्स कर लो कि कौन कौन साइन करेगा, तो मिनिमम कितने सिग्नेचरीज होने चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7। तो एमओए के सिग्नेचरीज भी 7 होने चाहिए।
और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने हैं 2, तो उसमें मिनिमम सिग्नेचरीज कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, ठीक है। मतलब सिग्नेचरीज मतलब वो आगे जाके मेंबर्स बनेंगे, तो इसलिए मिनिमम 7 तो बोल ही देते, 7 के साइन चाहिए इधर, 2 के प्राइवेट में चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज यूजुअली द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी कौन होता है, जो सिग्नेटरीज ऑफ एमओए होते हैं, है ना, वो बनते हैं फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और प्रमोटर है या फिर ये सब होते हैं, प्रमोटर भी साइन करता है उस पर, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है कहीं में सिग्नेचरीज ऑफ एमओए में। फिर इसमें बेसिक और तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे ही है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेम द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब आपको मतलब याद रखने पड़ेंगे। ये ऐसी चीजें यार कि कुछ भी मान लो स्टेज पूछिए एमओए की या प्रमोशन की, आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, ये अब उसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन्होंने क्या पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला क्या एमओए, एओए है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और सेकंड क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड प्रोस्पेक्टस, फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब आपके ऑथोराइज्ड अपन ने पढ़ा था 4-5 टाइप की कैपिटल होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने, उसका एक स्टेटमेंट होता है। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, कौन कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, ये रिटर्न कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की कंसेंट कि हम एज अ डायरेक्टर इस कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो उनकी कंसेंट। फिर नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब एक एफिडेविट कि हम जो ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं ये हम मतलब लीगल बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, और ये हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक वो रहते हैं डॉक्यूमेंट जो आपको वहां सबमिट करने हैं। अब केस स्टडी पे आते हैं, तो फर्स्ट केस स्टडी में है नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, सो व्हाई डू पार्टनर्स प्रीफर टू गेट रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी तो है नहीं पार्टनरशिप एक्ट में, तो भी पार्टनर्स क्यों वो करते हैं रजिस्टर होने की, वो करते हैं अपने आप को रजिस्टर। तो एक क्या है कि यार अभी कभी फ्यूचर में उनकी लड़ाई होती है तो वो रजिस्टर कर लेते अपने आप को, ज्यादा लड़ाई नहीं हो। और सेकंड क्या है, जो अपन ने पढ़ा था ना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो फेस नहीं करना पड़े। क्या था कि फर्म थर्ड पार्टी को केस नहीं कर सकती है, फर्म पार्टनर को केस नहीं कर सकती है। फिर क्या था, पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता है और पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए मेनली वो क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक बिजनेस की एसेट है 70,000 रुपए की और उसकी लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपए की। तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर्स टेक इन फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं इन केस में। फर्स्ट क्या, अगर वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की किसी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, मतलब जो ओनर है उसके घर के सोना चांदी बर्तन टीवी वॉशिंग मशीन ये सब क्या है ये बिक जाएंगे, उसको जो 30,000 का डिफरेंस होगा पे करना पड़ेगा। और सेकंड क्या, ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्टनरशिप फर्म और उसमें ए और बी है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होगा, क्या ए और बी ये पार्टनरशिप में भी क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में भी क्या होगा कि जो ए और बी है जो 30,000 है ना, जो डेफिसिट मतलब 70,000 के एसेट थे 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, बचा कितना 30,000 डेफिसिट हो रहा है, तो 30,000 वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इक्वली अभी तो 15,000 ए उसके घर से लाएगा 15,000 बी अपने घर से लाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर वो एक कंपनी है तो कंपनी के केस में क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी तो अब जो शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, 70,000 वो कंपनी देगी एसेट बेच के और जो 30,000 है ना वो डूब जाएंगे, मतलब क्रेडिटर को अब वो नहीं मिलेंगे तो उसका क्रेडिटर का लॉस हो जाएगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक बार क्या हुआ कि एक जनरल मीटिंग थी उसमें सारे मेंबर्स आए थे कंपनी के और वहां पे बॉम्ब था, बॉम्ब फटा तो सारे मेंबर्स की डेथ हो गई। तो अब कंपनी का क्या होगा, सारे मेंबर्स तो मर गए तो कंपनी का क्या होगा, तो इसका आंसर है कंपनी विल गो फॉर एवर, मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल गो फॉर
एवर, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अलग चीज है और जो मेंबर्स थे वो अलग थे, तो मेंबर्स की डेथ से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा अपन बढ़ते। नो, कंपनी enjoys its existence distinct from its member. The life or death of the member does not affect the existence of the company. मतलब कंपनी तो जिंदा है, सब मेंबर्स मर गए तो भी कोई बात नहीं, उनके जो शेयर्स थे, मतलब मान लो एक्स के शेयर थे, है ना, एक्स के शेयर किसको मिल जाएंगे, एक्स के बेटे को, तो वो क्या हुआ, वो फिर वो बन जाएंगे उसके मेंबर। तो उन जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर की डेथ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कंपनी को, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या, एक कंपनी है, उसको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस पे डेट क्या लिखी हुई है, 24 तारीख लिखी हुई है, पर असली में उन्होंने जब अप्लाई करा था और जो डेट आनी थी वो थी 22 तारीख, ठीक है। तो 22 अप्रैल होनी थी असली में डेट, पर उस पे डेट क्या हो गई, 24 लिख दी उन्होंने गलती से, और 23 तारीख को उन्होंने शेयर इशू कर दिए थे, है ना। अब लिख कर डालता हूँ, 22 तारीख क्या होनी थी रियल डेट, ये डेट होनी चाहिए थी, ठीक है। और 24 तारीख क्या है, डेट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कौन सी डेट है, ये 24 तारीख वाली है, ठीक है। और 23 तारीख को क्या हुआ, अपन ने शेयर सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो इशू कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये जो इशू हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, ये वैलिड है कि नहीं है। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है वो हमेशा सही होता है, वो उस पर जो भी लिखा हुआ वो हमेशा सही माना जाएगा। तो अपन क्या मानेंगे, ये रियल डेट है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अब। तो अब क्या मानेंगे अपन, कंपनी बनी कब, 24 तारीख को, पर उसने शेयर कब इशू कर दिया, 23 तारीख को। तो ये गलत है क्या, आप बनने से पहले कैसे शेयर इशू कर सकते हो, पहले कंपनी बनेगी फिर वो शेयर इशू करेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, पहले शेयर इशू हो गए और फिर कंपनी बनी, तो ये क्या हो गया, नॉट वैलिड, मतलब ये क्या है, गलत है। और अगर ये उल्टा केस होता, मान लो कंपनी को डेट आनी थी 24 तारीख, कहीं पे नहीं डेट, हाँ डेट आनी थी 24 तारीख, पर सर्टिफिकेट में उन्होंने कितनी दे दी, 22 तारीख लिख के दे दी, आपने 23 को वो करा, क्या करा, इशू ऑफ शेयर्स करे। तो इस केस में क्या होगा, क्या 22 जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी है उसको अपन सही मानेंगे, तो 22 को कंपनी फॉर्म हुई, 23 को उसने शेयर इशू कर दिए, तो ये क्या हुआ कि ये वैलिड है। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में वैलिड हो जाएगा। और फर्स्ट केस से अगर मान लो कि कंपनी का सर्टिफिकेट पे डेट बात की है पर उसने शेयर पहले इशू कर दिए, तो वो नॉट वैलिड होगा। अब इसके बाद क्या था, एक ये भुवन लिमिटेड करके कंपनी है, उसने 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे, तो उसके बाद जो वो है एप्लीकेशन है वो कितने की है, 4 लाख रुपए की। तो मतलब ये कितना हुआ, 80%, मतलब 80% सब्सक्रिप्शन आया। और भुवन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मतलब उसको 90% का वो जो क्लॉज है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब इस केस में फुलफिल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, जो शेयर इशू कर मतलब उसने वो करे थे इशू करने के लिए बोला था, वो अब इशू नहीं कर पाएगा, उसको फिर से उसको रुपए जो आए हैं वो फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर भुवन लिमिटेड की जगह भुवन प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में तो वो लगता ही 90% वाला क्लॉज हो ना, और वो पब्लिक को इशू भी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने लिखते हैं भुवन प्राइवेट लिमिटेड ने 10 जनों को वो बोला है कि 5 लाख रुपए दे दो, उन्होंने 4 लाख रुपए ही दिए है ना, 4 लाख रुपए के लिए हाँ करी, तो ये वैलिड है क्या, तो हाँ वैलिड है। क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और इसके ऊपर 90% वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपकी पार्टनरशिप के जितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है सब कवर हो जाते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ABCDE ये 5 पार्टनर है। इसमें क्या हुआ कि ए कौन सा पार्टनर है, वो मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहा है, कैपिटल उसने लगाई है, प्रॉफिट शेयर कर रहा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर हो गया, एक्टिव पार्टनर, मतलब सारी चीजें कर रहा है, एक्टिव पार्टनर। फिर बोल रहे बी कौन सा पार्टनर है, बी पार्टनर क्या कर रहा है, उसने कैपिटल लगाई है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है ना, उसका कोई मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा, उसकी तबीयत खराब है रहती है हमेशा, तो वो घर पे रेस्ट कर रहा है।
तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर। फिर सी है ना, सी कौन सा पार्टनर है, सी क्या करता है कि वो है तो एक्टिव पार्टनर के सारे काम करता है, तो उसका एग्जिस्टेंस ना आउटसाइडर्स को नहीं पता, मतलब बाहर वालों को नहीं पता कि सी इस फर्म का पार्टनर है। तो क्या हुआ, अब वो उसको कौन से टाइप ऑफ पार्टनर बोलेंगे अपन, सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। अब डी, डी कौन सा पार्टनर है, डी एक ऐसा पार्टनर उसने बोल रखा है कि यार मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, ना प्रॉफिट में शेयर लूंगा, ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ना मैनेजमेंट में पार्ट लूंगा। अब पर वो क्या बोलता है कि अपन दोस्त है, अगर तुमको कोई भी कभी भी लोन की जरूरत हो तो तुम मेरा नाम या रेप्यूटेशन यूज करके लोन ले सकते हो। तो ये कौन सा पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब ई एक वो है माइनर है जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेता है, लॉस में उसका कोई पार्ट नहीं है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है ना। तो ये कौन सा पार्टनर है, माइनर है। तो ये क्या हो गया, माइनर पार्टनर और बेनिफिशियल पार्टनर। अपन इसको बेनिफिशियल पार्टनर भी बोल सकते हैं कि सिर्फ बेनिफिट में पार्ट ले रहा है और जो लॉस हो रहा है उसमें पार्ट नहीं ले रहा है। तो ये 5 टाइप के पूरे, मतलब उन्होंने पूरा वो केस स्टडी दे रखी है और फिर बाद में पूछते हैं कि ए कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है, बी कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है, सी कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है। तो ये मतलब पूरा ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके जो है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि उसके बाद कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेनली इसमें यही थे अच्छे अच्छे मेन। तो फिर सेकंड ये एक और है क्या, जो किरण है उसकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना। अब वो अभी अच्छे से बिजनेस रन कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो अब वो चाहता है कि एक्सपांड करे और, ठीक है। तो इन्होंने ये दे दिया पहले, फिर पूछते क्या एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस, अपन लिखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड में क्या है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, कि क्या क्या एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप के, अपन ने एडवांटेज लिख दिए। थर्ड क्या पूछ रहे वो, एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस, तो उसके जो भी आपकी वो है टाइप ऑफ बिजनेस के डिसएडवांटेज बता दो। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने पूछा है क्या, एक्सप्लेन द मेथड इन विच ही कैन एक्सपांड, मतलब एक्सपांड कैसे कर सकता है। तो अपन ने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, 2 टाइप थे कि आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर लो या फिर कोई पार्टनर को इन्वॉल्व कर लो। तो ये 4 पॉइंट थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1.5 मतलब हर पॉइंट का मिल जाएगा। तो ये बेटर रहता है कि यार केस स्टडी आए तो आपको अगर सही लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स कम लिखने पे मिल जाते हैं। पर ये रहता है उसमें दिमाग ज्यादा लगता है, आपको सोचना पड़ता है कि ये कौन सी केस स्टडी है, मतलब कौन से टॉपिक से रिलेटेड हो रही है, ये रहता है, ठीक है। ये आज बस इतना ही, सेकंड चैप्टर में इतने मेन क्वेश्चंस थे। और अपन अब कल से थर्ड चैप्टर जो है कई का है फॉर्म, तो अपन ने आज प्राइवेट पढ़ लिया ना। अब जो थर्ड चैप्टर वो है प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज। उसमें अपन पढ़ेंगे यार कि जो पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट है वो कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस कर सकती है, ठीक है। थैंक यू।